कोई अगर आम आदमी केबीसी में जाना चाहता है तो वो किस तरीके से जाए, शुरुआत वो कैसे करे, कहाँ से शुरुआत करे, फिर क्या करे जो वो उस हॉट सीट तक वो पहुंच पाए? आए दौड़ते हुए आए, एक 83 बरस के व्यक्ति, और जिस ऊर्जा के साथ उनका प्रवेश हुआ वो देख करके मैं भौचक्का रह गया। और जब मैं उनके सामने बैठा और जो व्यवहार उन्होंने मुझे दिया, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं तो सदी का मान है मतलब अंदर से काफ़ी घबरा रहा था, मगर उनकी बात करने की शैली शुरू नहीं हुई कि मैं बिल्कुल सामान्य हो गया। लगा जैसे मेरे अभिभावक बैठे हैं बिल्कुल सामने। जब आपकी पहली मुलाकात अमिताभ बच्चन जी से हुई, उस वक्त क्या फीलिंग थी आपकी, क्या महसूस कर रहे थे आप? किसी के जीवन में कोई चीज़ पहली बार होता है तो ऐतिहासिक होता है जी। और केबीसी का दौर में मेरे लिए सब कुछ पहली बार हुआ। पहली बार जाहिर सी बात हवाई जहाज़ का यात्रा, मैंने ये चीज़ खुल के बोला, पहली बार हवाई जहाज़ का यात्रा, पहली बार किसी 5 स्टार होटल में मतलब मेरे लिए एक वीआईपी मेहमान की तरह मेरा स्वागत और रहना, खाना वाना सब 3 टाइम एकदम वेल प्रॉपर, और मतलब मखमल का बिस्तर पर रात का एकदम चैन का नींद। अब कोयलरी के रहने वाले लोग ये चीज़ें मैंने उनको कहा तो उन्होंने कहा कि बात सही है। भावक जब आप खेल रहे थे तो उस वक्त क्या अमिताभ बच्चन जी आपको कुछ हिंट्स देते हैं कि अब ये करो, लॉक कर दो या लॉक मत करो, ये मुश्किल सवाल है, यहाँ पे लीप कर दो या आगे के लिए आओ? इस पर अमिताभ बच्चन जी ने देखिएगा कहे हैं कि गजब का पलटी मारे हैं आप। अच्छा। कहे कुछ रहते लगा कुछ। स्वागत है आप तमाम लोगों का मेरे पॉडकास्ट चैनल पे। आज हमारे साथ कौशलेंद्र प्रताप सिंह जी मौजूद हैं। कौशलेंद्र प्रताप सिंह जी अभी केबीसी से 12,50,000 जीत कर आए हैं, धनबाद झरिया का नाम रोशन करके आए हैं। बहुत सारी बातें करेंगे। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप तब तक कीमती वक्त हमारे पॉडकास्ट को आपने दिया। जी सर, आपके परिवार में कौन कौन है? देखिए, परिवार में मेरे माता पिता हैं, हम लोग 4 भाई हैं, 2 हमसे बड़े हैं, 1 हमसे छोटे हैं, और मैं पत्नी है, मेरे 2 बच्चे हैं, एक 3 साल का बेटा है, दक्षेश प्रताप सिंह उसका नाम है, और एक मेरी छोटी सी अभी नवजात बच्ची है, 3 महीने की है वो, 3 महीने की, दीक्षा भारद्वाज उसका नाम है। जी। तो वो आपके घर पे लक्ष्मी बन करके आई है? जी जी, बिल्कुल वरदान कहिए इसको। हमारे चारों भाइयों के बीच में बहन नहीं थी, और हम चारों भाइयों में सभी की विवाह हो गया था, मगर सभी को एक एक बेटा ही था। तो हमारी पहली भाग्य लक्ष्मी नहीं, सौभाग्य से हम एक बेटी के पिता बने। आप क्या काम करते हैं? मैं लोडिंग सुपरवाइजर का काम करता हूँ जी। ट्रकों को खोजना, कोयले को अनुभव के आधार पर पहचानना, और विभिन्न कोयलरियों में जा करके सप्लायरों का ट्रकों को लेकर के लोड करवाने का काम करता हूँ। ये कहाँ पे होता है वो? ये झरिया के सभी विभिन्न कोयलरियों से लेकर के प्राइवेट डिपो में, जैसा कि आप अगर आप देखे होंगे झरिया कोयलांचल के बारे में, अगर आप जानते होंगे कि यहाँ 2 माध्यम है कोयला को ट्रांसपोर्ट करने का। एक माध्यम है रेल के माध्यम से और दूसरा माध्यम है ट्रक के माध्यम से। तो ट्रक वाला जो माध्यम है उसमें मैं कार्यरत हूँ। तो आपने अभी कहा कि आप कोयला को पहचानते भी हैं, तो कितने प्रकार के कोयला होता है? जी देखिए, कोयला तो वैसे हम लोग जो मेरा काम है, कोयला को 3 तरह से हम लोग डिवाइड करके रखे हैं। जिस क्षेत्र में मैं हूँ, जिसमें पहला हम लोग रखे हैं उसको सैलरी बोलते हैं, जो बिल्कुल चूरा कोयला होता है। अच्छा अच्छा। और दूसरा उसका टाइप रखते हैं ROM बोलते हैं हम लोग उसको, सामान्य भाषा में, बोलचाल में। मैं जो भी बातें बता रहा हूँ एकदम बोलचाल के भाषा में, बिल्कुल दर्शक भी जो है वो बोलचाल की भाषा ही बिल्कुल ज्यादा। तो तीसरा हम लोग बोलते हैं स्टीम कोयला। क्योंकि मेरा जो ज़्यादा लोडिंग करवाने का जो काम है वो है भट्ठों के लिए, ईंट भट्ठे जो पकते हैं उनके लिए हो गया, पीतल की फैक्ट्री हो गई, चूड़ी की फैक्ट्री हो गई, इन जगहों पे जो कोयले की जरूरत होती है जिन लोगों का, उनका मैं ट्रकों का लोड करवाने का काम करता हूँ। अच्छा। हाँ, इसमें कुछ विशेष बात मैं आपको बताना चाहूँगा। ये मैं इसलिए करता हूँ कि मेरे नाना जी और मेरे पिताजी दोनों कोयले के इस व्यवसाय से जुड़े थे, वो लोग सप्लायर थे। अच्छा। लेकिन नियमावली में फेरबदल और लघु उद्यमी जो हैं, छोटे निवेशक का पैसा फंस गया भट्ठे पे पिताजी का मेरे। तो ये धंधा, चूँकि मैंने पहले भी बताया है कि धंधा जो है मेरे पिताजी का बंद हो गया, और आर्थिक कारणों से मेरी पढ़ाई भी कम रह गई। मैंने ये बात कहा है। कहाँ तक पढ़ाई हुई है आपकी? मैंने परस्यूइंग ग्रेजुएशन था, मैं पूरा नहीं कर पाया, मैं 12वीं तक ही पढ़ा हूँ। अच्छा। मैंने ये बात कहा, और आर्थिक कारणों से कह सकते हैं, जो भी हो, नियमावली फेरबदल से थोड़ा पैसे का दिक्कत था। पिताजी ने कभी मना नहीं किया पढ़ने के लिए मुझे, ऐसा नहीं था। उन्होंने मुझे भेजा रिश्तेदार के यहाँ। उसके पीछे भी एक रोचक तथ्य मैं मानता हूँ कि है कि मैं अपनी माँ का दुलारा बेटा हूँ। 4 भाई में मैं दुलारा बेटा होने का 2 कारण था, मैं मानता हूँ। एक कि मैं थोड़ा सा देखते हैं फिजिकली मैं थोड़ा कमजोर दिखता हूँ, तो मैं बचपन से बीमार रहता था। अच्छा। तो मैं माँ के बहुत करीब हूँ। कोई भी बच्चा जब बीमार हो तो वो दुलारा, मैं चूंकि ना मैं छोटा हूँ ना बड़ा हूँ, तो दुलारा बच्चा, बीच का बच्चा होना कोई तो लॉजिक होगा। तो मेरा ये मानना है कि बीमार रहते थे तो माँ अपने पास रखती थी।
जब पिताजी ने पढ़ाई के लिए सोचा कि धंधा चाहे मंदा हो, बेटा को पढ़ाएंगे, कौन पिता नहीं चाहता अपने पुत्र को पढ़ाना। लेकिन हम लोग, वो हमको कहे नहीं कि मेरा लॉस हो रहा, तुम बेटा पढ़ाई छोड़ दो, वो हमको भेजे बाहर। माँ ने जब यहाँ झरिया रहती थी माँ, तो वो कहती थी कि भाई बेटा कमज़ोर है और कारणों से हम यहाँ रह के ना पढ़ा पाएँ, बाहर भेज रहे हैं, तो अच्छा होगा कि भले मेरा बेटा पढ़े चाहे ना पढ़े, वो मेरे पास आ जाए। तो इसलिए मैं माँ के पास चला, जब आ गया तो फिर मैं पिताजी कहाँ पे पढ़ने के लिए आपको भेज रहे थे? मेरा रिलेशन है प्रयागराज में। अच्छा, उत्तर प्रदेश प्रयागराज में जी। मेरी हायर एजुकेशन जो है वहीं से हुई है, 12वीं जो मैं एग्जाम मैंने दिया है वो वहीं से मैंने किया। तो मतलब कि स्कूलिंग, हाँ, प्रारंभिक शिक्षा सब झरिया से है। ISL स्कूल आप झरिया सुने होंगे, अच्छा, इंडियन स्कूल ऑफ लर्निंग, झरिया से ही मैंने 9th-10th तक किया। आपको कोयला के बारे में तो काफ़ी जानकारी है। एक सवाल जो है कि मतलब एक ट्रक, जो अभी हम देखते हैं कि पूरे ट्रक भर के कोयला जाता है, तो एक ट्रक कोयला वो कितने का होता है? देखिए, वर्तमान में एक ट्रक कोयला जो होता है, जैसे अब मान लीजिए एग्जाम्पल देते हैं, कोयलरी है झरिया में, राजापुर कोयलरी है, तो उसका स्टीम कोयला अगर हम लोड करवाते हैं तो 9,000 के आसपास उसका DO का रेट पड़ता है। ओके। तो वो हम 9,000 रुपये प्रति टन कोयला हो गया। अब वो ट्रक मैंने बुक किया, उसका भाड़ा मैंने कुछ बुक किया। मान लीजिए मुझे उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिला में मैं ज़्यादा कोयला मेरे पिताजी भेजते थे, तो मैं लोडिंग भी उन्हीं उस क्षेत्र के लोग करवाता हूँ, तो 2,000 रुपये भाड़ा हो गया था, जोड़ जा करके मतलब 11-12 हज़ार रुपये टन प्रति कोयला वहाँ जा करके। नहीं तो वो पूरा कोयला जो है वो कितने का होता है? तो एक गाड़ी कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से, मान लीजिए 14 चक्का गाड़ी गया, तो जो उसका 14 चक्का गाड़ी में 30 टन माल जाने का पास है सरकार से, 32 टन, तो वो उतना ही लोड करेंगे। 32 टन तो 9-27, 2,70,000 के आसपास का एक गाड़ी कोयला होगा। कोयला होता है जी। अब अभी सदी के महानायक से मुलाकात करके आए हैं, उस हॉट सीट पर आप बैठ कर आए हैं, जहाँ पे जाना कई लोगों के लिए सपना होता है। तो क्या महसूस हुआ आपको जब वहाँ पे आप बैठे, जब उनसे आप पहली बार मुखातिब हुए, तो आपको कैसा महसूस हुआ? देखिए, मैं खुद आपको यकीन हुआ कि आप वहाँ पे? देखिए, जब ये इसका सफ़र का शुरुआत ही एक अजीबोगरीब है। मतलब मेरे जैसे एक सामान्य लड़का, एक लोडिंग सुपरवाइजर, लोडिंग करवाने वाला लड़का, और आप सोच सकते हैं कि झरिया कतरास मोड़ कर रहने वाला लड़का कौन बनेगा करोड़पति में जाने का प्रयास भी कर सकता है? प्रयास ही नहीं सोच सकते हम लोग। किसी का शेर भी है ना कि कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो उछालो तबीयत से। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। सही जी। तो ये जो चीज़ें हैं, वैसे ही मेरे साथ ये घटना हुआ। कोरोना काल के बाद से 2 ट्रक का लोडिंग में करवाता था ज़्यादा, वो बिल्कुल से वो पड़ गया, मंदी पड़ गया। आप देखे होंगे कोरोना काल में तो सभी व्यवसाय पर असर पड़ा। तो पहले से तो जूझ ही रहे थे आर्थिक कारणों से, वो कोरोना काल में मंदी हो गया, तो मैं अवसाद में जाने की स्थिति में आ गया। कोई भी आ जाएगा, क्योंकि सात्विक जीवन जीता हूँ, कोई नशा नहीं, शाकाहारी इंसान हूँ, व्यक्तित्व तो मेरा काफ़ी, जैसा मेरा शरीर है वैसा ही मेरा रहन सहन भी है, काफ़ी सामान्य। तो वो मैं कोरोना काल में अवसाद में चला गया, अवसाद में जाने वाला था। तो मैं सोचा कि समय कैसे काटे। आपने देखा होगा लॉकडाउन के दौरान सबको घर में बंद हो गए, तो घर में क्या करेगा, कोई टीवी देखेगा, क्या करेगा। तो तत्काल मेरा विवाह हुआ था 2019 में। 2019 में जनवरी में विवाह हुआ था मेरा, और 2020 में आपने सुना ही होगा पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया गया। तो 2-3 महीना तो कट गया किसी तरह खाते पीते, लेकिन मैं टेंशन में लगा कि मेरी बीवी हो गई, आने वाले समय में मैं बच्चा होने वाला है, या मतलब ऐसा सोचता, फैमिली प्लानिंग हमारे यहाँ प्रेशर रहता है, शादी हो गया तो भाई बच्चे नहीं हो रहे तो क्या प्रॉब्लम, अलग सवाल उठता। इस अवसाद को दूर करने के लिए मैंने माध्यम चुना मोबाइल। तो मोबाइल में मैंने माध्यम चुना सोनी लिव ऐप, मैंने उसको खोला और उस पर खेलना शुरू किया। अच्छा। और पहला साल मैं जब खेला 2020 में, तो उसमें मुझे ये 100 रुपये, सभी सवाल का सही जवाब देने पर 100 रुपये का कूपन मिलता था लॉटरी के रूप में, सोनी लिव पर ही। तो जिज्ञासा बढ़ा, लालच बढ़ा, जिज्ञासा बढ़ा। तो मैं ये सोचता था कि ये अंतिम पड़ाव नहीं हो सकता 100 रुपया, इसका कहीं तो अंतिम पड़ाव होगा। तो मैंने उस पर जानकारी लिया कि भैया आप बहुत अच्छे से खेलेंगे तो आपको वहाँ तक मुंबई अमिताभ बच्चन के सामने बैठने का अवसर मिल सकता है। तो मैं थोड़ा सा प्रेरित होकर के ज़्यादा अच्छे से खेलने लगा। 1 साल खेला, नहीं फ़ोन आया, 2 साल, 3 साल, ये चौथा साल कि 5वां साल था, ये चौथा साल। तो मैं इस बार ने ये निश्चित कर लिया था कि इस बार अगर नहीं मेरा फ़ोन आया ना तो मुझे मतलब छोड़ दूँ, क्योंकि मैं 2-3 लोगों के साथ खेलता था झरिया में। अच्छा। उसमें से मेरे साथ के लड़कों को फ़ोन आया, उनका चयन नहीं होता था। स्वयं मेरी पत्नी, वो मेरा देख देख के खेलती थी, सुन के खेलती थी, उनको कॉल आती थी, आपको कॉल आया, वो चयन नहीं हो पाई, इंटरव्यू नहीं वापस कर पाए। तो हमेशा हमसे आपस में वो हंसी मजाक हुए, तो वो कहे हमसे कि आपका फ़ोन नहीं आएगा, क्यों, आप जान दे रहे हैं। तो हमने कहा कि अच्छा चलो कोई नहीं, तुम्हारा आ रहा ना। तो ये चीज़ें होता था। लेकिन मेरा पहली बार फ़ोन आया जी, कब आया? 2024 नवंबर के आखिरी हफ्ते में, आखिरी में। और समझ लीजिए, मैंने कहा ना कि भाग्य मतलब किसी जन्म का कर्म था कि सदी के महानायक से शायद मिलना लिखा था मुझे शायद जी।
फोन आया, चैन आया, पहला बार फोन आया, मैंने काट दिया फोन। वो फ्रॉड कॉल आते हैं, आप तो सुने होंगे। अच्छा, तो आपको लगा कि फ्रॉड कॉल है? साइबर फ्रॉड समझ के मैंने कहा काट दो फोन यार, पता नहीं मजाक वाला। वो केबीसी से बोल रहे हैं। तो बोले हाँ बोलिए, आपका बात अमिताभ बच्चन से हो रहा है। मैंने ये बोल के फोन काट दिया। ये मैंने सोचा कि वो तो केबीसी से बोला, इतना नॉर्मल कैसे बात कर रहा है केबीसी वाला। पहले ये जो कॉल आती है तो जो सबसे पहले जिनकी कॉल आई थी वो अमिताभ बच्चन ही होते हैं? नहीं, वो कोई उधर से होता। मैंने उससे मजा लिया, उसने मेरा तफरी, मुझे लगा कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा कि अमिताभ केबीसी से बोल रहे हैं। 4 साल से मेरा आ नहीं रहा था फोन। तो अक्सर ना 6-7 महीने में आप देखोगे आजकल साइबर क्राइम के दुनिया में एक मैसेज आता है, वो 25 लाख रुपए का लॉटरी लगा, देखे होंगे। तो ये चीज मेरे मोबाइल में होता रहा। तो इसको मैंने नॉर्मली लिया, फोन काट दिया मैंने। फिर वो थोड़ी देर के बाद दोबारा फोन आया कि कौन बने करोड़पति से बोल रहे हैं, अगर आपका चयन हो जाए तो क्या आप मुंबई आके खेल सकते हैं। पर पहली बार जब फोन आया, जब मैंने काट दिया तो मैंने घर वालों को बताया कि मेरा फोन आया है। मैंने बोल के काट दिया। मेरा भाई बोला कि हाँ ठीक ही किए, काट दिए। अच्छा। लेकिन दोबारा फोन आया तो मेरे भाई को नहीं बताया, घर वालों को नहीं बताया। मैंने बोला देखते हैं। बोला हाँ बिल्कुल, तो क्या आप इंटरव्यू वीडियो कॉल पे दे सकते हैं? मैंने कहा बिल्कुल दे सकता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप किसी अपने घर या कहीं शांति वाली जगह पे चले जाइए। तब मैं झरिया, चुनाव का मौसम था, उसी समय मैं रैली वैली के पीछे पीछे घूमने का थोड़ा ये था, तो चला गया। मैं बोला ठीक है। मैं घर आया भाग करके तुरंत। अच्छा। जैसा देश वैसा भेष की स्थिति में था मैं। वैसे ही कोयलरी वाला काम खत्म करके भीड़ देख रहा था। फोन आया, मैं चला आया, वैसी ही ड्रेस में मैंने वीडियो कॉल उनका उठाया। उन्होंने वो क्या बोलते हैं, एक एप्लीकेशन पे मुझे इन्वाइट किया, जुड़ने बोला, मैंने जुड़ा और इंटरव्यू लिया। उन्होंने 52 मिनट का इंटरव्यू चला। अच्छा। तो मैं ना एक अंदर सा आवाज तो आ ही जाता है कि इतना देर इंटरव्यू कभी नहीं चल सकता। तो 52 मिनट मतलब क्या क्या? उन्होंने मुझसे डिटेल 25 सवाल किए। अच्छा। उन्होंने कहा कि मैं आपसे कोई केबीसी 25 सवाल करूंगा। तो वो आपसे पूछे थे कि किस तरीके का मैं सवाल करूंगा आपसे? नहीं, ये उन्होंने नहीं पूछा मुझसे। नहीं, उन्होंने मुझसे पूछा, मेरी शैक्षणिक योग्यता पूछी और उसके बाद उन्होंने मेरा ये पूछा, जीवन शैली कैसे, रहन सहन पूछा, तो फैमिली मेरा वो जो पारिवारिक सूची पूछा कि मतलब कौन कौन है परिवार में, और यही सब चीज़ उन्होंने मुझे पूछा। उसके बाद मैंने कहा कि अगर मैं आपसे जीके के कोई सवाल पूछूंगी, आप उसका जवाब दीजिएगा और समय नहीं लेना है आपको। आता है तो ठीक है, नहीं आता तो पास कर दीजिएगा। तो उन्होंने सवाल किया, मैंने पहला ही सवाल का जवाब दिया। उन्होंने पता नहीं क्या सवाल किया, याद नहीं आ रहा, कि ये प्लूटो कौन सा ग्रह किसी वैज्ञानिक के नाम पर नहीं रखा गया है। अच्छा। तो मैंने जवाब फटाक से दे दिया, प्लूटो। उन्होंने 4 ऑप्शन दिया था। तो उन्होंने कहा कि तुक्का मारे हैं। तो हमने कहा जी हाँ तुक्का मारे क्योंकि इसलिए कि भाई तुक्का ही मारे थे, हम उतना ज्ञान नहीं था। तो इस बात से वो लोग खुश हुए कि मतलब जवाब इसने गलत ही जवाब था शायद वो। अच्छा। लेकिन मैंने पास ना करके गलत देना उचित समझा। हाँ, पास करने का ऑप्शन था नहीं, तो यही चीज था। तो वो हंसे। उसके बाद बोला कि अगर आप आते हैं और कोई बड़ी राशि जीत जाते हैं तो आप इन पैसों को क्या करोगे। उन्होंने ये सवाल किया मुझसे। तो मैंने उसमें कहा कि अभी मैं क्या बताऊं, चयन हो जाए, पहुंच जाऊं, यही मेरे लिए बड़ी उपलब्धि है। हाँ, मैं भविष्य तत्काल नहीं बिनता हूँ, जाहिर से जब ऐसा कुछ होगा, उपलब्धि हासिल कर लूंगा तो मेरे सपने बहुत सारे हैं, उसी में से कोई एक तो पूरा कर ही लूंगा। ये मैंने उनको जवाब दिया। वो हंसने लगे कि बताओ आपने लक्ष्य नहीं बताया। तो ये चीज़ था। फिर दूसरी बार फोन आया, उन्होंने फिर मेरा विवरण लिया। फिर उन्होंने ये सवाल मुझसे किया कि आप अपने बारे में कुछ ऐसा रोचक कहानी बताओ। तो फिर मैं ये ना हमेशा मैं कहता था कि मैं आप एक ही दिन में सब कुछ जान लोगे तो वहां आके बताने के लायक भी कुछ छोड़ो। अच्छा। अगर वाकई में आप मुझे बुलाओगे तो कुछ तो वहां के लिए भी चाहोगे ना जानना। अच्छा। तो मैंने नहीं बताया कि मैं मेरे मतलब कुछ ऐसा इंसिडेंट बताओ जो कभी जीवन में ना हुआ। तो मैं हर चीज क्या वीडियो कॉल पे बताऊं या फोन पे बताऊं। 3 बार मेरा वीडियो कॉल पर जानकारी हुआ। अच्छा, आपकी मीटिंग 3 बार हुई? 3 बार। उन्होंने एक साक्षात्कार की तरह ही उन्होंने मेरा लिया। और साक्षात्कार में उन्होंने जो भी पूछा, मैंने जो मेरा जीवन में बीत रहा था, वर्तमान से लेकर जिस दौर से मैं गुजरा था, बहुत हद तक मैंने जैसा मेरे मुंह में आया, मैं चूंकि मैं ना थोड़ा सा ये मेरा आदत है, आप मुझसे अभी जो पूछोगे ना मैं सब बता दूंगा। अच्छा। हाँ, मेरे मन में जो है, जो मैं जानता हूँ बोल दूंगा। मेरे घर वाले कई बार बोलते हैं कि एकदम से तुम खोल के रख देते हो तुम। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर जो 3 मीटिंग हुई, 3 बार वीडियो कॉल हुआ, ऑडियो कॉल हुआ। 1 घंटे 42 मिनट तक उन्होंने मुझसे बात किया, 1.5 घंटे। फिर उन्होंने बोला, दूसरे फोन में उन्होंने मुझे सुनिश्चित कर दिया कि आप कौन बने करोड़पति में मुंबई आ रहे हैं, आपको कोई चिकित्सा समस्या तो नहीं है। तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे कोई चिकित्सा में हवाई यात्रा आप कर सकते हैं। मैंने कहा जी हाँ मैं कर सकता हूँ। मैं चूंकि किया नहीं था, लेकिन मैं फिर उन्होंने कहा कि ठीक है। फिर वो टिकट के लिए पूछे हमसे और उन्होंने 2-3 कंडीशन मुझे बताया कि आपको किसी को बताना नहीं है, ये वो। अच्छा। और परिवार के अलावा।
तो भाई अभी इतनी बड़ी खुशी हमारे यहाँ तो मालूम चलता है कि छोटा सा खुशी पर तो पूरे गांव में हो पूरे गांव में हल्ला हो हाँ, जाता है। लेकिन हमने कहा, उन्होंने निर्देश दिया था, अब मेरे मन जो फ्रैंक लड़का, हम ना बताएं ऐसे कैसे हो सकता है। फिर उन्होंने कहा कि नहीं बताना है। तो फिर मैंने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी ने कहा कि मैं चला आता हूँ और मैं रह जाऊंगा, तुम चले जाना, मत बताना। मैंने नहीं बताया। अच्छा जी, ये चीज उनका तो जब आपकी पहली मुलाकात अमिताभ बच्चन जी से हुई, उस वक्त क्या फीलिंग थी आपकी, क्या महसूस कर रहे थे आप? देखिए, जब FFF मैंने निकाल लिया तो अमिताभ सर ने मेरा नाम लिया। अच्छा। तो मुझे कोई रिहर्सल वगैरह नहीं मिला था वहाँ पे, कोई भी प्रैक्टिस बोल करके जो बोलते नहीं मिला था कि कैसे बोलना है। ये क्यों, मतलब सबको प्रैक्टिस के लिए? मैं आखिरी वक्त में पहुंचा था, मैं 10वां मतलब प्रतिभागी। सबको प्रैक्टिस के लिए वक्त मिलता है? नहीं, जो मान लो एक दिन पहले आ गए तो वो लोग विवरण देंगे ना कि आपको आगे क्या करना है, कहाँ लेके जाएंगे, कैसे खेलना है, आप जीती हुई रकम तो कब आपको मिलेगी। क्यों नहीं मिला वक्त? मेरा जो टिकट था उन्होंने 19 तारीख का दिया। अच्छा। और 20 तारीख को ही शूटिंग था। टिकट उनको इसलिए नहीं मिला कि मुझे रांची से मुंबई उनको बुलाना था, और वो बड़ा दिन के वजह से, बड़ा दिन जो आता है ना, उसके वजह से वो पर्यटन के शेड्यूल बिजी होने की वजह से टिकट कंफर्म नहीं मिल रहा था। अच्छा। तो शायद उन्होंने कहा कि मैं तत्काल में आपको दूंगा। मैं पहुंचा 9 साढ़े 9 बजे रात को, वो आखिरी विवरण उनका खत्म हो रहा था। अच्छा। और सब 9:30 प्रतिभागी और उनके साथ आए हुए साथी जो थे वो खाना खाने को जा रहे थे रात का। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि आप माफ करिएगा कौशलेंद्र जी, आपको मैं मतलब फिर से नहीं सारा कुछ कर पाऊंगा, मैं हो गया है, सो आप जो बाकी प्रतिभागियों के साथ बात करके ले लो, और वहाँ आपको 1-2 घंटे पहले ले चलेंगे और वहाँ आपको 1-2 बार कोशिश करेंगे दिखा देने के लिए। अच्छा। तो मैंने कहा ना कि मैं अमिताभ बच्चन से भी जिसे ये बात कहा कि किसी के जीवन में कोई चीज़ पहली बार होता है तो ऐतिहासिक होता है जी। और KBC का दौर में मेरे लिए सब कुछ पहली बार हुआ। पहली बार जाहिर सी बात हवाई जहाज का यात्रा, मैंने ये चीज़ खुल के बोला, पहली बार हवाई जहाज का यात्रा, पहली बार किसी 5 स्टार होटल में मतलब मेरे लिए एक VIP मेहमान की तरह मेरा स्वागत और रहना, खाना वाना सब 3 टाइम एकदम वेल प्रॉपर, और मतलब मखमल का बिस्तर पर रात का एकदम चैन का नींद। अच्छा। कोयलरी के रहने वाले लोग ये चीज़ें मैंने उनको कहा, तो उन्होंने कहा कि बात सही है। भावुक भी हो गए इस बात पे मेरे वो की बात से। उन्होंने मेरी जब आय के बारे में पूछा तो इसको लेकर के काफ़ी मैंने खुल के बोल दिया कि हम लोग जो काम करते, पिता और मेरे नाना काफ़ी पुराने व्यवसायिक परिवार से थे, मुझे इस धंधे में केवल ये करना पड़ा। तो जब आप हॉट सीट पे बैठे थे उनके साथ, तो उस वक्त कुछ ऐसी बातें हुई जो मतलब या पहले से जब कुछ बताई गई कि क्या होना है आगे, तो उस वक्त जब आप बैठे थे, उस वक्त आपके दिमाग में, आपके मन में क्या चल रहा था? देखिए, सदी के महानायक आपके अपोजिट साइड बैठे हुए हैं, तो उस वक्त आप क्या सोच रहे थे? देखिए, जब मेरा FFF में चयन हो गया, मैं हॉट सीट पे पहुंच गया, तो थोड़ी देर के लिए मैं अपने आप को यहीं बैठा था ऐसे ही, और ये चीटी काट रहा था अपना। अच्छा। कि वाकई में सदी के महानायक के सामने हूँ, और खासकर झरिया जैसे जगह से जहाँ 1979 में चास नाला दुर्घटना पर एक फिल्म बनी थी काला पत्थर जी। और इसके महानायक जो हैं, उस फिल्म के नायक जो हैं, अभिनेता आज यहाँ पर मेरे सामने बैठे हैं, और हमारे लिए यूपी, बिहार, झारखंड वासियों के लिए अमिताभ बच्चन मतलब समझ लीजिए आप बहुत बड़े महानायक, फिल्म के महानायक तो हैं ही, शख्सियत महानायक। काला पत्थर को लेकर कोई बातचीत हुई थी क्या? जी, वो एक्चुअली में ना हम झरिया से गए थे। अच्छा। और आप तो समझ सकते हैं कि झरिया से काला पत्थर फिल्म की शूटिंग हुई थी, तो झरिया वासी होने के नाते तो इतना तो फर्ज बनता है कि मैं उसके बारे में कुछ ना कुछ वो कर लूँ, अध्ययन कर लूँ। तो आम बोलचाल की भाषा में भी मैंने अमिताभ बच्चन की रोचक जानकारी को इकट्ठा करके मैं वहाँ गया था। अच्छा। और मैंने उनको ये बात बोला कि आप काला पत्थर के अभिनय के समय में आप आए थे, और अपने जो आपकी शूटिंग जब चल रही थी तो उस समय काला पानी, उसमें जो काला पत्थर फिल्म में चसना घटना में डैम के फटने की वजह से वो दुर्घटना हुआ था। तो वो जो उनका अभिनय के समय में जो शूटिंग का सीन था वो यही था कि गंदा पानी का फवारा छोड़ा जाए। तो वो गंदे पानी का फवारा जब छोड़ा गया तो उनका मतलब गंदे पानी से बीमार पड़ गया। अब बीमार पड़ गए, मगर उन्होंने अपने अभिनय को पूरा किया निर्बाध रूप से, बीमारी की हालत में भी। और इसको लेकर के एक बात उनके पिता हरिवंश राय बच्चन जी ने किसी एक लेखित पुस्तक में विवरण दिया। अच्छा। कि हमारे घर में मेज है, हमेशा अमिताभ बच्चन जी उत्तर की ओर मुंह करके खाना खाते हैं। अच्छा। और हिंदू के एक उसमें लिखा हुआ है महाभारत में कि जो उत्तर की ओर मुंह को करके खाना खाता है ना, उसे आयुष की प्राप्ति होती है। अच्छा। तो अमिताभ बच्चन के पिताजी ने कहा कि हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा कि आप बेटा तुम हमारे जगह पे बैठा करो बेटा, और क्योंकि तुम्हें आयुष की जरूरत है और मुझे सत्य की जरूरत है। शायद वो महाभारत वो जो लिखा था कि सत्य की प्राप्ति होती है, तो इन्होंने कहा कि सत्य की कीमत पर आयुष प्राप्त हो तो मैं नहीं चाहूंगा।
अमिताभ बच्चन जी ने। तो इसको ये बात बताओ, अमिताभ बच्चन जी ने उसमें प्रत्युत्तर दिया मुझे अच्छा कि हाँ हमारे यहाँ गोल मेज है, उन्होंने इसको स्वीकारा। मुझे बहुत अच्छा लगा वो अच्छा बात। अच्छा। हाँ, रोचक जानकारी पे। ऑन कैमरा सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी को सब जानते हैं। ऑफ कैमरा वो कैसे हैं, ऑन कैमरा से अलग हैं, कितने अलग हैं, और जब ऑफ कैमरा जब आप उनसे मिले, अकेले में मिले, तो क्या मतलब क्या बातें हुई और क्या लगा कि वो ऑफ कैमरा वो उनकी शख्सियत क्या है? देखिए जब मैं उनके सामने पहुंचा, जैसे ही वो मैं कुर्सी नंबर 5 पे बैठा हुआ था, ट्रिपल F के 10 प्रतिभागियों में 5 नंबर कुर्सी पे, और वो मेरे लेफ्ट साइड से यूं आए, दौड़ते हुए आए, एक 83 बरस के व्यक्ति, और जिस ऊर्जा के साथ उनका प्रवेश हुआ वो देख करके मैं भौचक्कर आ गया। और जब मैं उनके सामने बैठा और जो व्यवहार उन्होंने मुझे दिया, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं तो सदी का महानायक मतलब अंदर से काफ़ी घबरा रहा था, मगर उनकी बात करने की शैली शुरू नहीं हुई कि मैं बिल्कुल सामान्य हो गया। लगा जैसे मेरे अभिभावक बैठे हैं बिल्कुल सामने, मेरे पिता समान कोई हैं जो बता रहे हैं कि आपको ऐसे ऐसे करना है, वो ही मुझे बता रहे हैं कि कैसे खेलना है। अच्छा, हाँ, मैंने ये लगा, तब मुझे विश्वास हो गया कि वाकई में शख्सियत भी ये बहुत बड़ी है। लेकिन जब आप उनसे कैमरा से हटकर जब उनसे आपकी मुलाकात हुई, जब लोग नहीं थे, जब कोई कैमरा नहीं लगा था, तब आपकी मुलाकात तो हुई होगी। हाँ, वो जब शूटिंग होने के बाद जब वो मोमेंटो देने के लिए, एशियन पेंट्स वाला मोमेंटो देने के लिए अंदर ले गए, तो हम तो बिल्कुल हाथ पांव जोड़े खड़े थे। मतलब तब तक तो काफी नॉर्मल हो चुके थे अमिताभ बच्चन जी को देख के। वो मतलब खेल खत्म होने के बाद, हाँ, जब मैं 12-50 जीत गया और उसके बाद वो ले गए, फिर वो दोबारा भी मुझे बुलाए और दोबारा बुला करके मुझे बधाई दिए। और सीन खेल के दौरान भी एक जगह पर उन्होंने, मैं नर्वस था तो उन्होंने मुझे पानी का गिलास दिया अपने हाथ से। वो केबीसी में वो सीन नहीं है। और टिश्यू पेपर दिया। तो आदत मतलब आप देखेंगे अमूमन ये चीज़ें महिलाओं के साथ वो करते हैं, पुरुष को कभी टिश्यू पेपर नहीं देते हैं। और वो फोटो मुझे ले जाकर अकेले में खिंचवाएं, फिर बाद में मुझे बुला के मेरे साले के साथ भी फोटो खिंचवाएं। अच्छा, तो वही जब बाद में आपकी मुलाकात हुई, खेल के बाद आपकी जब मुलाकात हुई, तो उस मुलाकात के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या बातें हुई और मतलब उन कैसी शख्सियत है वो? जब एक अलग से जब उनके साथ आपकी मुलाकात होती है, तो आपको क्या महसूस हुआ कि अमिताभ बच्चन कैमरे के सामने तो ठीक है, पूरी दुनिया उनको देख रही है, लेकिन कैमरे से इधर ऑफ कैमरा अमिताभ बच्चन की शख्सियत कैसी है? देखिए, अमिताभ बच्चन जी कैमरे के सामने तो हम नहीं अनुभव ले पाए। हमने वही अनुभव लिया जो वो बाद में मेरे साथ किए। एक बिल्कुल मेरे कंधे पे हाथ रख उन्होंने फोटो खिंचवाया और प्यार से पुचकारते हुए, इतना अच्छे से, मतलब वो इतना सामान्य है उनका व्यवहार कि मुझको एहसास करवा दिया कि आप आए हैं मेरे पास, लेकिन आप अपने अभिभावक के पास हैं। एकदम सामान्य, एकदम सिंपल, इतने उनका चेहरे में चमक है, ऊर्जा है, मतलब ओजस्वी चेहरा है उनका। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ, एक सवाल ये है कि जो कोई भी नया शख्स, कोई आम आदमी अगर केबीसी में जाना चाहता है, एक ख्वाब वो देखता है कि मुझे भी केबीसी में जाना है, तो मगर उसके लिए कोई रास्ता नजर नहीं आता है। लोग पूछते हैं कि जाएं तो जाएं कैसे? तो कोई अगर आम आदमी केबीसी में जाना चाहता है तो वो किस तरीके से जाए? शुरुआत वो कैसे करे, कहाँ से शुरुआत करे, फिर क्या करे जो वो हॉट सीट तक वो पहुंच पाए? जी, देखिए मैं एक बात बोलूँगा कि केबीसी में हॉट सीट को जाने के मकसद से ही अगर कोई केबीसी खेल रहा ना, तो मुझे लगता है कि वो शायद वो गलत ट्रैक पे जा रहा। बात समझे? ठीक है, आप खेलो, आप टारगेट लो, आप अच्छा बात है कि शुरुआत ही कहाँ से करें? हाँ, उसके पहला कदम कहाँ से रखें? हाँ, क्या करें कि मैं केबीसी तक मैं पहुंच पाऊं? तो शुरुआत कहाँ से हो? किसी को, जैसे मैं हूँ, जैसे मेरे साथ पूरी टीम है और तमाम लोग, जब मैंने फेसबुक पे ये पोस्ट मैंने किया कि मैं आपके साथ इंटरव्यू करने जा रहा हूँ, तो कई लोग मुझे कॉल करके, कई लोग मैसेज करके मुझसे ये बात कहें कि ये बात जरूर पूछिएगा कि केबीसी में क्या करें कि हम केबीसी में चले जाएं, और शुरुआत कहाँ से करें? शुरुआत ही तो नहीं मिल रही, पहली सीढ़ी ही तो मुझे नहीं प्राप्त हो रही है। जी, देखिए उस केबीसी में शुरुआत करने के लिए 2 चीज पहले आप शुरू कर दो। एक तो आपका शिक्षा थोड़ा मजबूत होना चाहिए, करंट अफेयर्स ज्ञान आपके पास होना चाहिए। ठीक है, कि जो उसमें सवाल आता है उसमें 3,20,000 तक आप स्वयं से लगाते हो बिना किसी सलाह के। 3,20,000 तक लगभग सवाल। ये तो सर मेरी बात सुनिए, हाँ, ये तो सर हम केबीसी में पहुंचने के बाद की बात नहीं, लेकिन मोबाइल में भी वहां तक मैं कैसे पहुंचूं? हाँ, तो उसके लिए मोबाइल में आप खेलोगे। हाँ, तो मोबाइल शुरू से बताइए कि कौन सा ऐप मैं डाउनलोड करूं, कहां से मैं खेलूं, एकदम शुरू से एकदम विस्तार से मुझे बताइए। बिल्कुल, देखिए आपको सबसे पहले मोबाइल, एंड्रॉइड मोबाइल में, आप कोई भी एंड्रॉइड मोबाइल में सोनी लिव ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। सोनी लिव ऐप इंस्टॉल करके जो नंबर आपका अपना है, जो आपके खाते से लिंक है, वो नंबर और एक ईमेल आईडी
क्योंकि जो नंबर आप एक बार रजिस्टर कर दोगे केबीसी में, आपके पूरे जीवन में वही रहेगा। अच्छा, ठीक है। और वो नंबर वही जो खाते से लिंक रहना चाहिए, और उसमें डिटेल, डेट ऑफ बर्थ और ईमेल आईडी बिल्कुल सही दीजिएगा। ठीक है। 2 चीज़ बहुत जरूरी है, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो खाते से लिंक हो, सही भर दीजिए। रजिस्टर कर लिए, उसके बाद जिस समय में केबीसी टीवी पे चलता है उसी समय मोबाइल पे चलता है। अच्छा। आपको मोबाइल में उसी समय 9 बजे से लेकर रात को 10:30 बजे तक निर्बाध आपको 1.5 घंटे स्थिर होकर मोबाइल पे खेलना होगा। और वो जो सवाब वहाँ टीवी पे आता है, वो जो ऑडियंस जितने समय में प्रतिभागी देते हैं वहाँ पे, उसके बदले में कुछ समय सोनी लिप पे मिलता है, 30 सेकंड का, 35 सेकंड का प्रत्येक प्रश्न पे। तो आपको उतने समय में आपको जल्दी जवाब लॉक करना होगा। अच्छा। तो आप चाहेंगे कि हम गूगल से सर्च करके लिख ले, तो संभव तो है नहीं। तो ज्ञान होना उसके लिए बहुत जरूरी है। मोबाइल से खेलिए, नहीं 1 साल में होगा। वहाँ ऐसे ऐसे प्रतिभागी पहुंचे थे जो 20-20 साल से प्रयास कर रहे थे। अभी मेरे बाद आई थी एक प्रतिभागी मदनपुर औरंगाबाद के, दरभंगा की चंदा वर्मा जी, हम 10 प्रतिभागियों में से एक वो भी थी। तो उनका 20 साल से वो प्रयास कर रही थी। 55-60 वर्ष की उम्र में उन्होंने केबीसी के उस पर मंच पे पहुंच करके इतिहास रच दिया है। 6,40,000 रुपये वो जीत करके गई हैं। अभी मेरे बाद वो आई हैं। अच्छा। और मैं पहला पुरुष था, और मेरे बाद जो 4 महिला आई हैं उसमें से वो एक थी चंदा वर्मा जी। तो फुल सोनी लिप आप इंस्टॉल कर लें, वहां से आप खेलें। हाँ। उसके बाद फिर जब आप खेलते जाएंगे जी, तो फिर ही तभी आपके पास कॉल आएगी। हाँ, तभी आपको, जब आपका रैंक अच्छा रहेगा, जब आप अच्छा खेलोगे, लगातार सही उत्तर दोगे। अच्छा अच्छा। आप बिल्कुल सही उत्तर देने के लिए आपका मतलब आत्मज्ञान से सही उत्तर नहीं होगा, शैक्षणिक ज्ञान से सही उत्तर होगा। करंट अफेयर्स आपका होना ही चाहिए सही, आपका जनरल नॉलेज सही होना ही चाहिए। हाँ, वो अलग अलग राज्यों से आते हैं वहाँ खिलाड़ी, तो वो उनके राज्य के इर्द गिर्द के सवाल होते हैं। मान लो आप झारखंड में बैठे हैं और वहाँ खिलाड़ी पहुंचा है महाराष्ट्र का, तो महाराष्ट्र से इर्द गिर्द सवाल आएंगे। तो आपको तो संपूर्ण देश का आसपास का ज्ञान होना चाहिए ना, पूरी नॉलेज मुझे चाहिए। बिल्कुल, ये तो नॉलेज आपका होने के लिए शिक्षा आपका होना बहुत जरूरी है। ये बहुत बड़ी बात है। और एक सवाल और है कि आप 12,50,000 रुपये आप जीते। सबसे मुश्किल सवाल जाहिर सी बात है आखिरी सवाल होगा जी। लेकिन खेलते के वक्त जब आप खेल रहे थे तो उस वक्त क्या अमिताभ बच्चन जी आपको कुछ हिंट्स देते हैं कि अब ये करो, लॉक कर दो, या लॉक मत करो, ये मुश्किल सवाल है, यहाँ पे लीप कर दो, या आगे के लिए आओ? नहीं, देखिए, वो मदद नहीं करते हैं, कुछ भी मदद वहाँ नहीं होता है। वहाँ सब ऑन कैमरा है, तो मदद होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। लेकिन वो सावधान करते हैं। अच्छा। प्रश्न के उत्तर के बदले नहीं सावधान करते हैं वो। हमारे जो ज्यादा हम रिस्क लेते हैं ना, कि हो सकता है कि हम तुक्का में सवाल का जवाब लगाना चाह रहे हैं, तो इस पर वो रोकते हैं कि मान लो 1250 पे तुक्का लगाने की क्या जरूरत है। 25 लाख के सवाल पे मैं जो जवाब का वो कर रहा था, मैं अपने आप से बात कर रहा था कि जुबली पार्क हो सकता है। 25 लाख का सवाल था ये कि 1877 में एक कॉटन मिल की स्थापना हुई थी जमशेद जी टाटा द्वारा। तो वो कॉटन मिल की स्थापना जो है अंग्रेजी शासक के किसी उत्सव के नाम पर रखा गया था। उस कॉटन मिल का नाम क्या है? तो मैं झारखंड से था, तो मैं सोचता कि झारखंड मतलब जमशेदपुर, जमशेदपुर मतलब जमशेद जी। तो मैं वहाँ जब जुबली पार्क, जुबली वगैरह नाम सुने हैं, तो विक्टोरिया तो कोई फेस्टिवल नहीं है, विक्टोरिया शासन हुआ करती थी, तो एलिमिनेट 1 हो गया विक्टोरिया। अच्छा। एम्प्रेस मैंने सुना ही नहीं था। ये कितने का सवाल था? 25 लाख का सवाल था। अच्छा। मतलब मैंने क्विट, आपने जहाँ से खेल को छोड़ा? हाँ, तो उन्होंने अमिताभ बच्चन, जब मैंने, तो आपके पास कोई लाइफलाइन बची हुई थी? नहीं, उस समय मेरे पास कोई जीवन रेखा नहीं था। अच्छा। उसके पहले ही मैं तीनों अपना जीवन रेखा इस्तेमाल कर चुका था। देखिए, मैं पहला जीवन रेखा जो इस्तेमाल किया था वो 1,60,000 पे किया था। वो ऑडियंस पोल, जिसपे ये सवाल था कि मेडिएशन टाइम जो है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो संख्या था 1, 5, 4, 7 ऐसे करके। अब मुझे बिल्कुल उसका मतलब ज्ञान नहीं था। हाँ, बिल्कुल ही नहीं था। तो मैंने उस पर ऑडियंस पोल लाइफलाइन लिया। उन्होंने 70% जो है वो 5 नंबर जवाब दिया कि 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो मैंने उसको जवाब दिया, तो वो लाइफलाइन मेरी चली गई। फिर मैं 3-20 का जब जवाब दिया तो मुझे सुपर संदूक खेलने का अवसर प्राप्त हुआ। उसमें 10 में से 8 प्रश्नों के मैंने सही उत्तर दिए, जो बिल्कुल 90 सेकंड के अंदर 10 प्रश्नों के सवाल। तो उस प्रश्न पर मुझे फिर से वो मेरी खोई हुई जीवन रेखा को जीवित करने का अवसर प्राप्त हो गया, तो मैंने वो जीवित कर लिया, वो ऑडियंस पोल। लेकिन 6,40,000 का जब प्रश्न आया तो एक हमारे मित्र हैं अमरेंद्र जी, वो पॉलिटिकल साइंस से दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, बड़े भैया हैं मेरे वो। अच्छा। उनका मैंने नंबर दिया था, मगर वो कोइंसिडेंटली वो उस समय फ़ोन ही नहीं उठाए। तो अमिताभ बच्चन जी ने कहा कि फ़ोन नहीं उठा उनका, दूसरा नंबर दीजिए। तो लगाना था, मतलब वो समय तो आदमी इतना रिस्क लेने का क्षमता में था नहीं, तो मैंने लगाना था, किसको लगा दिया मैंने? कमलेश देशमुख जी को। वो कंप्यूटर के शिक्षक थे, तो वो राजनीतिक विषय से प्रश्न था
कि सेंट पीटर्स एंड्रयू कोई कोई सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है जो 2019 में मोदी जी को घोषणा हुई थी और 2024 के जुलाई में प्राप्त हुआ। तो वो किस देश का सर्वोच्च नागरिक है? अच्छा। उसका 4 ऑप्शन था, यूनान, स्विट्जरलैंड, इटली और रूस। अच्छा। तो मेरी जो राजनीतिक ज्ञान ये कहता था कि जब जून 2024 में प्रधानमंत्री बनने के बाद उनका पहला विदेशी दौरा जो था वो इटली था। लेकिन इटली से सेंट पीट्स, तो पीट्स शब्द मेरा दिमाग में चला ही नहीं कि पीट्स शब्द रशियन ही हो सकता है। क्यों? क्योंकि जैसे दिल्ली के बाद सबसे बड़ा शहर भारत का मुंबई है, वैसे ही रूस का राजधानी के बाद सबसे बड़ा शहर पीट्सबर्ग ही है। ये दिमाग उस समय नहीं काम किया, तो मैंने रिस्क ना लेकर के दूसरा ऑडियंस पोल फिर से उस पर ले लिया। क्योंकि उन्होंने बताया नहीं, मेरे फोन और फ्रेंड वाले मित्र ने, कमलेश देशमुख ने सीधे ही मना कर दिया। तो ये चीज़ें हो गया मेरे साथ। तो फिर उन्होंने मैं जवाब दिया तो ऑडियंस मैंने मदद की, तो एक ही प्रश्न पे मेरे 2 जीवन रेखा समाप्त हो गया। 12:50 पे मेरा सवाल जो आया उस पर भी मुझे जीवन रेखा लेना पड़ा, क्योंकि उस सवाल था कि बलि और अति बला नाम के 2 मंत्र हैं जो प्रभु श्री राम को किसने सिखाया था। तो इसका जवाब 4 था कि 4 ऑप्शन थे, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि अगस्त्य और ऋषि नारद। तो मैं वशिष्ठ ऋषि, चूंकि मुझे ज्ञान था कि जो अयोध्या के कुल गुरु थे राम के वो वशिष्ठ ऋषि थे, और दूसरा मैं लेके चल रहा था नारद ऋषि। लेकिन मैं वशिष्ठ ऋषि दिया है, इतना आसान जवाब सवाल पर लग नहीं रहा कि वशिष्ठ ऋषि दे देगा और प्रश्न ऐसा कर, जाहिर सी बात है। हाँ, वशिष्ठ ऋषि कुल गुरु थे, तो इतना आसान सवाल, तो मैंने उस पर दिमाग लगाया, तुक्के में हड़बड़ा के जवाब देने का। वहां पर अमिताभ बच्चन जी ने सावधान किया कि आप ऐसे वक्त पे वो सावधान करते हैं। हाँ, कि वो 2-2 जवाब जब फ्लक्चुएट कर रहे थे, हम बक रहे थे 2-2 जवाब कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो बोले कि भाई 2-2 जवाब जा रहा, तो भाई आप रिस्क ले रहे हो, 6,40,000 रुपये आपके लिए बड़ी राशि है। जबकि जवाब दोनों ही नहीं था, मैं जो रट रहा था दोनों ही नहीं था। मगर मैंने उन्होंने कहा कि आप डबल डिप ले लोगे तो आपको जवाब देना भी पड़ेगा, क्विट भी नहीं कर सकते हो, ये रिस्क है आपके लिए, आप लालच कर रहे हैं। तो फिर मैंने कहा कि ना, झारखंड झरिया से जब मैं मुंबई पहुंच सकता हूँ, अच्छे 40,000 तक हूँ, तो ये मेरी महत्वाकांक्षा है। सही बात, लालच नहीं है, तो मैं महत्वाकांक्षा नहीं छोड़ूंगा अपना। मैंने कहा किया कि उस पर डबल डिप ले लिया। डबल डिप लिया तो वशिष्ठ ऋषि लॉक किया, वो गलत हो गया। अब तो मुझे बहुत मतलब वो हो गया, चिंता वाला स्थिति हो गया कि वाकई में रिस्क ले लिया। बहुत देर के बाद मेरे दिमाग में ख्याल आया कि राम क्षत्रिय कुल में जन्म लिए थे, और क्षत्रिय कुल में जो ऋषि होते हैं वो ब्राह्मण के अवतार हो सकते हैं, मेरा जो ज्ञान कहता है। और ऋषि नारद जो थे वो ब्रह्मा के पुत्र थे, अवतार नहीं थे। तो मेरा ऋषि जो वो एलिमिनेट हो गया, मेरे ही सवाल जवाब जो है रट रहे थे हम, वो मुझसे ही दिमाग से एलिमिनेट हो गया। अब अगस्त्य का मैंने वर्णन सुना नहीं था, मैंने विश्वामित्र एलिमिनेशन के आधार पर लगा दिया, ज्ञान के आधार पर नहीं लगाया। मुझे विश्वामित्र का बिल्कुल नहीं इल्म था, मैंने एलिमिनेशन के आधार पर नारद को कर दिया। ब्रह्मा के पुत्र हैं तो वो ऋषि क्षत्रिय कुल के नहीं हो सकते हैं बड़े, और अगस्त्य का मैंने वर्णन नहीं सुना था, तो मैंने विश्वामित्र लगा दिया। तो इस पर अमिताभ बच्चन जी ने देखिएगा कहे हैं कि गजब का पलटी मारे हैं आप। अच्छा कहे कुछ रहते लगा कुछ दिए इस पर। चलिए, एक आखिरी सवाल के बाद इस पॉडकास्ट को समाप्त करते हैं। 12,50,000 राशि आप जीत कर आए हैं, इन पैसों का आप क्या करेंगे? ये मैंने शुरू से एक बात कहा है कि मेरे अल्प ज्ञान के वजह से मेरा ज्ञान पूरा नहीं हो सका। मेरा बचपन से शौक था आईएएस बनने का, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब करने का, आईएएस बनूं, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब, तो वो मैं नहीं पूरा हो सका, ज्ञान नहीं पूरा हुआ, उम्र निकल गया, जिम्मेदारियां बढ़ गई। तो अभी मेरे 2 बच्चे हैं, मैंने जैसा कि आपको बताया, और ये राशि जो मैंने जो भी जीता है, ये सारी राशि का पाई जो है अपने उस सपने को अपने आने वाले पीढ़ी में देख रहा हूँ, और उसकी शिक्षा जो निर्बाध रूप से चले, इसमें उसका प्रयोग करूंगा दोनों बच्चों की शिक्षा में। तो ये थे कौशलेंद्र प्रताप सिंह जी, जो 12,50,000 रुपए जीत कर आए हैं कौन बनेगा करोड़पति से। फिर हम लोग मिलते हैं किसी नई शख्सियत के साथ, तब तक आप देखते रहें पॉडकास्ट विद शाहिद करीम। थैंक यू।